हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है रंजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा लेसन का शेष भाग, जिसमें पढ़ना है आज सूचक। सूचक मतलब इंडिकेटर। सूचक कहते किसे हैं, ठीक है। तो सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन की प्रकृति को बताते हैं। विलयन की प्रकृति का मतलब क्या होता है? तो विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है या वह उदासीन है, इसके बारे में जानकारी हमें सूचक से प्राप्त होती है, जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षार होने के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा है कि सूचक कहते किसे हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, सूचक होते कितने प्रकार के हैं? तो सूचक बेसिकली दो प्रकार के बताए जाते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक ही वे होते हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, और संश्लेषित सूचक वे होते हैं जिन्हें लैब में या संश्लेषित तरीके से बनाया गया होता है, यानी इसे सीधा सीधा एक रासायनिक पदार्थ कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मुख्य रूप से जो प्राकृतिक सूचक होते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग होता है, लाल पत्ता गोभी का रस का प्रयोग किया जाता है, गुड़हल के पुष्प का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और भी कई सारे पदार्थ का प्रयोग हम प्राकृतिक सूचक के रूप में कर सकते हैं। चलिए, रासायनिक सूचक के रूप में मुख्यतः लिटमस पेपर का प्रयोग होता है, फिनोल्फ्थेलिन का प्रयोग होता है, मेथिल ऑरेंज का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे सूचक बहुत सारे होते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं तक बेसिकली 3 ही तरह के सूचक आपके सिलेबस में प्रयोग किए गए हैं, जिसमें आपका एक लिटमस पेपर है, फिनोल्फ्थेलिन है और मेथिल ऑरेंज है। आइए देखते हैं कि किस सूचक का किस विलयन में किस तरह का रंग परिवर्तन होता है। चलिए, यहाँ पे सूचक लिखा हुआ है, जिसमें पहला है लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र का जो अम्लीय माध्यम होता है, यानी जो एसिड सोल्यूशन होता है, अगर लिटमस पत्र को एसिड सोल्यूशन में अगर डाला जाता है तो उसका रंग लाल होगा, ठीक है। यानी अगर नीला लिटमस पत्र है और उसको अम्लीय सोल्यूशन में अगर डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाएगा। अगर लिटमस पत्र का रंग लाल है तो अम्लीय माध्यम में उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से वह लिटमस पत्र जिसका रंग नीला होता है, अगर उसे क्षारीय माध्यम में डाला जाता है तो वहाँ पे उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर लाल लिटमस पत्र है और उसे क्षारीय माध्यम में डाला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से देख लेते हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग होता है लाल और क्षारीय माध्यम में इसका रंग होता है पीला। यानी मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में, यानी कोई भी अम्ल होगा अगर उसमें उसे मिक्स किया जाता है तो उस विलयन का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी जैसे ही विलयन का रंग लाल होगा तो ये बताया जा सकता है कि वह विलयन क्या है? अम्लीय होगा। और उसी तरह से अगर मेथिल ऑरेंज का रंग क्षारीय माध्यम होगा तो वहाँ उसका रंग हो जाएगा पीला, ठीक है। बात करते हैं फिनोल्फ्थेलिन की। तो फिनोल्फ्थेलिन एक प्रकार का रंगहीन द्रव होता है जो अम्लीय माध्यम में अपना रंग परिवर्तन नहीं करता, यानी इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी, यानी पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक के बारे में बात कर लेते तो जो हल्दी होता है, हल्दी जनरली पीले रंग का होता है, और हल्दी पीले रंग का अगर होगा तो अम्लीय माध्यम में उसके रंग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हल्दी को क्षारीय माध्यम में मिलाया जाए तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जो चूना होता है, कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने पर लोग कहते हैं कि हल्दी और चूना मिलाकर वहाँ पर रख दीजिए तो ठीक हो जाएगा। मतलब उससे नहीं है, मतलब यहाँ पे है कि जैसे ही हल्दी में चूना मिलाया जाता है तो उस हल्दी का जो रंग पीला होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी हल्दी का रंग लाल किसके कारण हो रहा है? तो वो चूने के कारण। और चूना क्या है? एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से लाल पत्ता गोभी का रस है। तो लाल पत्ता गोभी का रस
लाल ही होना चाहिए, जो अम्लीय माध्यम में लाल दिखाई देता है, और जैसे ही यह क्षारीय माध्यम में जाता है तो इसका भी रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। अर्थात सूचक के द्वारा किसी विलयन की प्रकृति को आसानी से पता किया जा सकता है, वो भी उसके रंग परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जानना है कि किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन की प्रबलता होती क्या है। ठीक है, या किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन की प्रबलता निर्भर किस पे करती है। तो इसके पहले हमने पढ़ा है कि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हीं को प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, आयनित होने के बाद यह देते क्या है, तो अगर अम्ल होगा तो H+ देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देगा, और जो क्षार होगा वह जलीय विलयन में आयनित होकर OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। देख लेते हैं, जैसे HCl है, आयनित होकर देगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड माइनस। अगर कोई क्षारक होगा यह आयनित होकर देगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो किसी भी विलयन में अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता डिपेंड किस पे करती है, यानी किसी अम्ल को कब प्रबल कहा जाएगा, कब दुर्बल कहा जाएगा, यह निर्भर करता है उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पर। ठीक है, यानी जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है, वह विलयन अम्लीय होगा, और जिस विलयन में OH आयन की सांद्रता अधिक होगी वह विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, बीच का एक स्टेप होता है उदासीन। उदासीन विलयन क्या होता है, तो जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों की सांद्रता बराबर होती है उसे बोला जाता है उदासीन विलयन। अर्थात अगर उदासीन विलयन है तो इसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन की सांद्रता बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से अधिक होगी, ठीक है, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से अधिक होगी वह विलयन अम्लीय हो सकता है, और जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से कम होती है वह विलयन क्षारीय होता है। या ये कहा जाए कि अगर क्षारीय विलयन होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, अगर अम्लीय विलयन होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, और अगर विलयन उदासीन है तो उसमें हाइड्रोजन और OH आयन की सांद्रता दोनों ही क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं अम्लीय और क्षारीय विलयनों की प्रबलता। इसके पीछे क्लास में पढ़े हैं कि अम्लीय और क्षारीय विलयन कौन अधिक प्रबल होगा, कौन अधिक दुर्बल होगा, तो ये निर्भर करता है उस अम्ल या उस क्षार की जलीय विलयन में आयनन की मात्रा पर। यानी जो जितना आसानी से पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा वह उतना ही प्रबल अम्ल या क्षारक कहलाएगा, और जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है वह दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक कहलाता है। ठीक है, अम्ल आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, क्षारक आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देता है। ठीक है, देख लेते हैं, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है, यह जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा, और अगर कोई क्षारक होगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह आयनित होकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, अर्थात कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता निर्भर करती है आयनित होने के बाद हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पर। अर्थात जब विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की सांद्रता अगर बराबर होगी तो वह विलयन कहलाता है उदासीन। यानी कोई भी अगर विलयन है जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की सांद्रता जब बराबर है तो उसे कहा जा रहा है कि वह उदासीन विलयन है। ठीक है,
चलो, कोई भी विलयन होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों की सांद्रता होगी, क्योंकि वह क्या होता है, जलीय विलयन होता है। ठीक है, और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही जल में अगर HCl घोला जाता है, यानी अम्ल कोई घोला जाता है, तो यह H+ और Cl- में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयनित होने से उस विलयन में OH आयन की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अर्थात कि अम्लीय विलयन की जो सांद्रता होती है उसमें हाइड्रोजन आयन की, जो अम्लीय विलयन होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वह अधिक होती है। किससे, हाइड्रॉक्सिल आयनों से। उसी तरह से यानी कोई और जलीय विलयन है और उसमें कोई अगर क्षार घोला जाता है तो यह आयनित होकर देता है सोडियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन। यानी यह जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन दोनों तो बराबर है, लेकिन जैसे ही NaOH घोला जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता यहाँ पे क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अर्थात कोई भी विलयन अम्लीय, यानी अगर वह अम्लीय होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और अगर वो कोई क्षारीय विलयन होगा तो उसमें, अगर कोई क्षारीय विलयन होगा तो उसमें हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, चलिए, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच फार्मूले की आवश्यकता होती है, यानी पीएच मान की आवश्यकता होती है। और किसी भी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात होना आवश्यक होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात होने पर हम पीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं, और किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात होने पर उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। और अगर पीएच मान पता होगा तो पीएच स्केल की सहायता से वह विलयन अम्लीय होगा कि विलयन क्षारीय होगा, इसका भी पता लगाया जा सकता है। चलिए देखते होता क्या है। तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को पीएच मान कहा जाता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को बोला जाता है क्या, पीएच मान। इसे फार्मूले के रूप में अगर लिखा जाए तो लिखा जा सकता है कि जो पीएच मान होता है वह ऋण लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बराबर, यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रता का जो ऋण लॉगरिथम होता है उसी को बोला जाता है पीएच मान। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि पीओएच मान क्या होता है, तो पीओएच मान भी ऋण लॉगरिथम किसके, OH आयन सांद्रता के, OH आयन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात कि जो पीएच मान होता है और पीओएच मान होता है वह 14 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक, चलिए, अब यह 14 के बराबर होता है तो एक तरीका हो गया पीएच मान ज्ञात करने का, दूसरा तरीका हो गया पीओएच मान ज्ञात करने का, और दोनों मान का जो योग होता है वो हमेशा कितना, 14 होता है। अर्थात अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 9 दिया हो और पीएच मान ज्ञात करना हो तो इसे हम 14 माइनस पीओएच के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से पीओएच मान निकालना हो तो इसे भी हम 14 माइनस पीएच के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और फार्मूले देख लेते हैं। जैसे जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, जल का आयनिक गुणनफल, क्योंकि जो जल होता है वह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और
OH आयन देता है और इन दोनों की सांद्रता बराबर होती है। और जो जल का आयनिक गुणनफल होता है दोनों आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे लिखा जा सकता है हाइड्रोजन आयन इंटू OH आयन। ठीक है, और KW बराबर होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलो इसके सहायता से अगर किसी विलयन में OH आयन की सांद्रता दिया हो तो हम H आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, और अगर H आयन की सांद्रता दिया हो तो हम OH आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? चलिए मान लीजिए कि अगर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नहीं दिया है OH आयन की सांद्रता, और OH आयन की सांद्रता निकालना दिया हुआ है और निकालना क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, KW/OH माइनस लिखा जा सकता है, और KW का मान होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 बटे OH माइनस। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हो और OH आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो OH आयन की सांद्रता बराबर होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 बटे इसे OH आयन की सांद्रता ज्ञात करने के हम लिख सकते हैं KW/H आयन की सांद्रता, और KW का मान होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 बटे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, कुछ और फार्मूले देख लेते हैं। किसी विलयन में दिया होता है pH मान दिया होता है और वहां पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी होती है। उसे कैसे निकालेंगे? तो अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है 10⁻⁻pH। ठीक है, यानी pH मान दिया हो तो वहां पे हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि pH मान होता क्या है। तो pH मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम को ही उस विलयन का pH मान कहते हैं। ठीक है, और pH मान की आवश्यकता क्या है? तो pH मान की सहायता से विलयन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की पहचान की जाती है। ठीक है, pH मान ज्ञात कैसे करेंगे? तो pH मान का फार्मूला मैंने बताया, लिखा भी हुआ है क्या, कि pH बराबर होता है -log10 की पावर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अर्थात विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर ज्ञात है तो इसकी सहायता से उस विलयन का pH मान ज्ञात कर सकते हैं, और pH मान ज्ञात होने पर उस विलयन की प्रकृति को बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं कि pH मान ज्ञात कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन अगर दिया हो 0.001 mHCl विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 0.001 m का मतलब होता है मोलरता को मोल प्रति लीटर में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 0.001 mHCl विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। कैसे इसे सॉल्व करेंगे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस विलयन में किस प्रकार के आयन उपलब्ध हैं। तो HCl है तो लिखा जा सकता है कि जो HCl है वह जलीय विलयन में निम्न प्रकार से आयनित होता है। चलिए HCl को
जब भी पानी में घोला जाएगा तो यह H+ और Cl- ही देगा। ठीक है, और इस विलयन में जो यहाँ पे सांद्रता दी गई है वो किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करने के लिए बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, यानी बड़े कोष्ठक में लिख दिया तो यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में हो गई। बराबर कितना दिया हुआ है, 0.001 m दिया है, जिसे हम लिख सकते हैं दशमलव को इस 4 स्थान तक लेके आइए तो यह 1.0 हो जाएगा, और इसे 10 टू द पावर माइनस, चूंकि 4 स्थान ले जा रहा है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और इसे लिखेंगे मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता हमें कुछ इस प्रकार से ज्ञात हो चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, पीएच मान ज्ञात करना है। पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच बराबर -log10 की पावर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। -log10 की पावर, अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी दी हुई है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर जो लोग लॉग पढ़े होंगे तो वो पढ़े होंगे log n की पावर m। ठीक है, log n की पावर m, तो उसके आधार पर अगर इसे तोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा log 10 की पावर 1.0 प्लस log 10 की पावर 10 टू द पावर -4। टूटा कैसे है, फार्मूला होता है log का log n इंटू log n की पावर m, ये टूटता है log n प्लस log m। इसके रूप में हमने इसको तोड़ लिया। चलिए आगे देखते हैं, तो log 1.0 दिया हुआ है, यानी log 10 का मान अगर 1 है तो log 10 पे 1 का मान हमेशा होता है 0, log 10 पे 100 का log 10 पे 1 का मान 0, log 10 पे 10 का मान होता है 1, log 10 पे 100 का मान होता है 2, और log 10 पे 1000 का मान होता है 3। चलिए, तो log 10 पे 1 का मान कितना हुआ, 0, तो यहाँ पे log 10 पे 1 का मान हो जाएगा यहाँ पे क्या, 0, प्लस यहाँ पे log 10 पे 10 का मान कितना होगा, 1, और 1 माइनस 4 का मान क्या होगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। चलिए इसको आगे देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे यह भी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पीएच मान ज्ञात हुआ वो कितना ज्ञात हो गया, 4। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हो तो आप कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेम, कुछ करना नहीं है। जो यहाँ पे लिया हुआ है 0.001 m HCl लिया हुआ है, इसकी जगह पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या यहाँ पे ले लेंगे अब NaOH। ठीक है, पहले हमने HCl विलयन का निकाला, अब निकालेंगे NaOH विलयन का। ये कैसे निकलेगा, तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, थोड़ा सा बीच में एक जगह चेंज करना होगा, तो लिख लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे HCl जब है तो यहाँ पे अब चूंकि NaOH विलयन का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे NaOH जलीय विलयन में निम्न प्रकार से आयनित होता है। जब NaOH को जब हम आयनित करेंगे तो यह आयनित होके देगा Na+ और OH-, अर्थात जो विलयन में यहाँ पे सांद्रता दी गई है वो किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का दिया हुआ है, अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो है 0.001 m है, जिसे हम लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, पीएच मान। अब पीएच मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चाहिए, और हाइड्रोजन की सांद्रता कैसे निकालेंगे, तो जब हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दिया हुआ है तो H आयन की सांद्रता निकालने के लिए अभी कुछ देर पहले फार्मूला बताया था कि KW क्या, OH माइनस, और KW का मान होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर
14 और हाइड्रोक्सिल आयन का मान होता है कितना 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये माइनस से तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस में से प्लस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1.0 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है, -4 है, ऊपर गया +4 होगा, -14 में से +4 घट जाएगा तो -10 बचेगा, 1 से 1 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, ये निकल गया आपका मोल प्रति लीटर। ये निकल गया क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब वही सेम फार्मूला pH बराबर -log10 की पावर क्या H प्लस जो दिया हुआ है कितना -log10 की पावर 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 10, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस पे फार्मूला लगाइए n की पावर m का, तो ये हो जाएगा 1.0 प्लस log 10 टू द पावर 10 की पावर 10। ठीक है, बेस पहले से 10 है तो बेस पहले से लगा दिया। अब यहाँ 10 की पावर -10 है तो 10 की पावर -10 यहाँ पे लिख दिया। इसे सॉल्व करिए, log 10 पे 1 का मान होता है 0 प्लस log 10 पे 10 का मान 1 और 1 की पावर 10 होगा तो ये भी -10 हो जाएगा। सॉल्व करिए, माइनस यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो ये भी हो जाएगा क्या -10 और माइनस माइनस मिलके यहाँ पे हो जाएगा 10। अर्थात मान वही है, विलयन बस बदल गया तो उस विलयन का pH मान भी परिवर्तित हो चला है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम आने वाले वीडियोज में केवल आज तक के कक्षा 10 सालों तक के जो प्रश्न अभी तक इस लेसन से या जितने भी लेसन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको एक एक करके सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले अन्य वीडियो में किया जाएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया pH मान क्या होता है। अच्छा, pH मान का महत्व क्या है, तो विलयन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की पहचान करना। इसको किस पे मापते हैं, तो इसे जिस पैमाने पर मापा जाता है उसे बोलते हैं pH पैमाना। अब ये pH पैमाना क्या होता है, तो pH पैमाना 0 से लेकर 14 तक का एक अंक होता है जिसपे अम्ल और क्षार की प्रबलता को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। चलिए, ये एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, और इधर का मान हमने कर लिया 0 और यह मान हो गया 14। इसको बांटना है 14 हिस्सों में, 1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 14। देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और 14। ठीक है, जिस विलयन का pH मान होता है 7 उसे बोला जाता है उदासीन, और जिसका pH मान 0 होता है इसे बोला जाता है अम्ल, और जिसका pH मान 14 होता है इसे बोला जाता है क्षार। ठीक है, तो होता क्या है कि जिस अम्ल का pH मान जितना कम होता है, जिस अम्ल का pH मान जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल होता है। ठीक है, और क्षार के केस में क्या होता है कि जिसका pH मान जितना ज़्यादा होता है यानी अधिक होता है वह उतना प्रबल होता है। ठीक है, अगर किसी विलयन की अम्लीय प्रकृति कम होगी तो उसकी क्षारीय प्रकृति क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात इसको हम कुछ इस प्रकार के लाइन से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर वह उदासीन विलयन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों की सांद्रता बराबर होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम क्षार की तरफ यानी pH मान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही OH आयन की जो सांद्रता होती है वह क्या होगी, बढ़ती है।
OH आयन की सांद्रता बढ़ती है और OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो उसका pH मान भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे लेफ्ट साइड में आते हैं तो इधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है, लेकिन उसका pH मान क्या हो जाता है, घटता चला जाता है, ठीक है। तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, क्षारीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता होती है, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन और OH आयन दोनों की सांद्रता बराबर होती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जिस विलयन का pH मान अगर 7 है तो उसे उदासीन कहा जाता है, जिस विलयन का pH मान 7 से कम होगा वह सब के सब क्या हो जाएंगे, अम्ल होंगे, और जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा वो सब के सब क्या होंगे, क्षार होंगे। अर्थात लिखा जा सकता है कि pH मान 7 से कम है, यानी pH मान लोअर देन 7, तो वह विलयन हो जाएगा अम्लीय। और अगर किसी विलयन का pH मान इज ग्रेटर देन 7 तो वह विलयन हो जाएगा क्षारीय। और जिस विलयन का pH मान 7 के बराबर होगा उसे कहा जाता है उदासीन विलयन, ठीक है। चलिए, pH पैमाना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। pH पैमाना है क्या, तो मुख्य रूप से अम्लीय और क्षारीय विलयन की प्रबलता जिस पैमाने पे मापी जाती है उसे ही बोला जाता है pH पैमाना, जो 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। अगर कोई अम्लीय विलयन होगा तो उसका pH का मान होगा वो 7 से कम होगा, क्षारीय विलयन होगा तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा, ठीक है। और उदासीन विलयन होगा तो उसका pH मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या होता है। दैनिक जीवन में मतलब हमारी दिनचर्या में pH का महत्व क्या है, ठीक है। चलिए, होता क्या है कि जो हमारे शरीर के एंजाइम्स होती हैं या हमारे शरीर की जो बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे पौधों की या जितने जीवित जीव होते हैं उनकी जो दैनिक जैविक क्रियाएं होती हैं वह एक निश्चित pH पे काम करती हैं। जैसे जो भोजन का डाइजेशन होता है, जो अमाशय स्टमक होता है, तो स्टमक का जो pH मान होता है वो लगभग 6.0 के आसपास होता है, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अमाशय का जो pH मान होता है वो लगभग 1.4 के आसपास होता है। ऐसा क्यों होता है कि अमाशय से स्रावित होता है जठर रस, और जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जठर रस का pH मान 1.4 होता है, जो वहाँ पे डाइजेशन में सहायता करता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ पे कितना pH मान होता है, उसका क्या महत्व होता है वो मैंने लिखा हुआ है। जैसे घरेलू तौर पर जो अमोनिया बनाई जाती है उसका pH मान लगभग 11.6 के बराबर होता है, जो लगभग क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH मान 10.5 होता है। वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है उसका pH मान 9.0 है, अर्थात वो क्षारीय होगा। बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका pH मान 8.5 है। टूथपेस्ट का pH मान 8.0 होता है, ठीक है। होता क्या है, अगर माउथ का जो pH मान होता है वह 6.0 से कम अगर हो जाता है तो दांतों में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो समुद्री जल है, अंडे की सफ़ेदी यानी अंडे का जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसका भी pH मान 7.8 होता है, जो क्षारीय होता है। मानव रक्त यानी ब्लड का pH मान, आंसू का pH मान, पसीने का pH मान, ये सब का सब pH मान लगभग 7.4 के बराबर होता है, जो लगभग क्या होता है, उदासीन से थोड़ा सा अधिक क्षारीय होता है, ठीक है। दूध का pH मान 6.5 जो अम्लीय होता है। कोल्ड ड्रिंक्स वो भी लगभग 6.0 होता है। सिरका का pH मान 4.0 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिरके में पाया जाता है क्या, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से अमाशय के बारे में बात कर लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 1.0 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान 0 होता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्लीय होता है, ठीक है।
और भी पीएच मान की बात कर लेते हैं। जो एसिड रेन होता है वहाँ पे भी पीएच मान बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे अम्ल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पीएच मान का जो हमारे दैनिक क्रियाओं के लिए महत्व की अगर बात किया तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी पीएच जो होता है, पीएच क्या होता है, कुछ नहीं होता है, छोड़ो कहानी से। ठीक है, मुख्य रूप से पीएच का हमारे दैनिक जैविक क्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए आज जो भी पढ़ा समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर कुछ नया जानने का इच्छा हो तो आप कमेंट करिए, उसे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।